जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। मैं बाला सर आज आपके लिए जीएस की श्रृंखला को बढ़ाते हुए एक ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्टर को लेकर के आया हूं जिस बात ने पूरे एशिया में तहलका मचा दिया है। नवंबर में अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं और वहां के राष्ट्रपति जो बिडेन, जो कि वाशिंगटन में एक सभा को संबोधित कर रहे थे और उस सभा को संबोधित करने के दरमियान उन्होंने भारत, चीन, जापान जैसे एशियाई देशों को बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए संबोधित किया और उन्होंने यह तक कह डाला कि भारत के लोग जेनोफोबिया या एशिया के लोग जेनोफोबिया के शिकार हैं और अप्रवासी लोगों के कारण वहाँ पे जो विकास है वो नहीं हो पा रहा है। यानी अप्रवासी लोगों के प्रति, यानी विदेशी लोगों के प्रति भारत, चीन, जापान और अन्य एशियाई देश के लोगों के भीतर घृणा की भावना है। शायद बिडेन को भारत का इतिहास पढ़ना चाहिए। उनको यह बात नहीं पता कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में आज यूरोप के देशों, इंग्लैंड, अमेरिका जैसे देशों के विकास के पीछे भारत खड़ा हुआ है। औद्योगिक क्रांति पूरी दुनिया में आई, उसके पीछे का योगदान क्या था? भारत का इतिहास उनको पढ़ना चाहिए, उनको समझना चाहिए इस बात को, उनको समझना चाहिए इस बात को, अच्छे तरीके से समझना चाहिए कि भारत कोई मामूली देश नहीं रहा है। दुनिया भर के लोग भारत में आए। भारत टोटल अंग्रेजों को भी मिला करके 1400 वर्ष गुलाम रहा है। गुलाम इसलिए नहीं रहा है कि भारत के लोग लड़ना नहीं जानते थे। भारत में इतने आक्रांता आए, भारत में इतने आक्रमणकारी आए और सबके सब यहां पर लूट लेकर के गए, तो भारत गरीब कैसे रहा है? अंग्रेजों ने इतना लूटा 200 साल तक, उससे ज्यादा, उससे पहले जो अन्य आक्रमणकारी आए उन्होंने लूटा। आज से नहीं, आप मेनांडर से, आप डेमेट्रियस से उठा करके इतिहास को देखिए। हिंद, यवन, यूनानी भारत में शरण लेने आए। अगर भारतीय लोगों की ऐसी मनोदशा होती कि वह विदेशियों से घृणा करते, तो कनिष्क जो यहां आकर के बसा, उसने भारतीय संस्कृति को अपनाया, उसने कृष्ण के सिक्के को भी चलाया, जहां पर वह हेराक्लीज, ग्रीक की भाषा में इस बात को छापता है, सिक्कों के ऊपर उद्घोषित करता है, वो कृष्ण को हेराक्लीज कहता है। हेराक्लीज जो ग्रीक भाषा में है, वो कृष्ण को वासुदेव कह करके संबोधित करता है अपने सिक्कों में। तो भारत किस प्रकार से विदेशियों के प्रति घृणा करने वाला देश रहा, जबकि भारत का ये सूत्र वाक्य पूरी दुनिया में प्रचलित है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी विश्व के कल्याण के लिए भारत अपना द्वार खोल करके बैठा हुआ है। अगर भारत चाहता तो पूरी दुनिया का कोई भी आक्रमणकारी भारत के भीतर प्रवेश नहीं कर सकते थे। कोई रो करके आया, कोई गिड़गिड़ा करके आया, कोई भिक्षुक बन करके आया, कोई व्यापारी बन करके आया, और जो आए वो भारत को लूट करके गए। जो बिडेन को एक बार यहां के इलेक्शन में खड़ा कर देना चाहिए, मुझे लगता है उनको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि भारत क्या चीज है। और रही बात अप्रवासियों की, कि वर्तमान में अप्रवासियों को स्थान भारत क्यों नहीं दे रहा है, तो भारत के द्वार तो सभी के लिए खुले हुए हैं। पता नहीं कितने बांग्लादेशी भारत में आकर के रह रहे हैं गुमनाम तरीके से, पता नहीं कितने चीनी लोग भारत में गुमनाम तरीके से रह रहे हैं, पता नहीं कितने नेपाली लोग भारत में रह करके अपने रोजगार को चला रहे हैं, अपना घर परिवार, अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। किस प्रसंग में जो बिडेन ने ऐसे अभद्र टिप्पणी भारत जैसे देश पर की, जो भारत देश आज वर्तमान में दुनिया की 5 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में से प्रमुख है। भारत दुनिया की 5 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में से प्रमुख है। उतार चढ़ाव हर देश के लिए होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। भारत के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। भारत की इकोनॉमी
बहुत टॉप लेवल पर थी। आज भारत की इकोनॉमी, बीच में भारत की इकोनॉमी डाउन हुई, आज फिर भारत अपनी इकोनॉमी को धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। तो ये जो अप डाउन का जो टाइम है वो हर व्यक्ति के सामने, हर प्रदेश के सामने, हर देश के सामने आता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो बिडेन को अपने तथ्यों को कहने से पूर्व, अपने वक्तव्य को रखने से पूर्व उस पर विचार करना चाहिए कि क्या वे जो बात कह रहे हैं वो सत्य है। वो चीन को बोले, जापान को बोले, अन्य किसी भी एशियाई देश को बोले, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब भारत के संदर्भ में ऐसी अभद्र टिप्पणी की जाती है तो फर्क पड़ना चाहिए, और फर्क पड़ता है। फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि ऐसे शब्दों का प्रयोग सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जिसने भारत के इतिहास को नहीं जाना है। भारत ने पूरी दुनिया को शरण दिया है। भारत के सहज दिल ने, दयालु स्वभाव ने पूरे दुनिया को आमंत्रित किया है, और जो बिना आमंत्रण के, बिना निमंत्रण के भारत में एक शरणार्थी बनकर के आए, भारत ने उनको भी शरण दिया, हालांकि वे भी भारत को लूट करके गए। तो ऐसी अभद्र टिप्पणी के लिए उनको क्षमा मांगना चाहिए, और उनको ये नहीं पता कि सिलिकॉन वैली से लेकर के और मेन स्ट्रीट तक भारत जैसे व्यवसायी खड़े हुए हैं। भारत के व्यवसायी वहां पर हैं जो उस देश को चला रहे हैं। आज नासा के जितने साइंटिस्ट हैं, सारे साइंटिस्ट की सूची बनाई जाए और उनका एक डाटा निकाला जाए तो उसमें 36% सिर्फ और सिर्फ भारतीय हैं। आज अमेरिका का विकास जो है, जिसको बड़े ताव से जो बिडेन ने कह दिया वाशिंगटन में, उनको पहले सोचना चाहिए कि वो जिस धरती पर खड़े होकर के बोल रहे हैं वह भारतीयों के द्वारा फल फूल रही है। अगर आज भारतीय वहां से हट जाए, अमेरिका धरातल पर आ गिरेगा। वहां की प्रशासन व्यवस्था, वहां की न्याय व्यवस्था, वहां की व्यापार व्यवस्था, वहां की राजनीति, हर जगह भारतीय छाए हुए हैं। अपने दम पर भारतीय वहां पर फैले हुए हैं। भारतीयों को तो हमेशा उनके दयालु स्वभाव के कारण दबाया गया, उनको दबोचा गया, उनको कुचलने का प्रयास किया गया। लेकिन प्रतिभाएं कहते हैं कि वो कभी मरती नहीं है। अगर जिंदा है प्रतिभाएं तो वो परिवर्तन लाती हैं। वो किया है, भारत की प्रतिभा ने किया है। और उससे सबसे बड़ी बात जो जनसांख्यिकी, भारत का जनसांख्यिकी जो सिर्फ एक युवा के भीतर है, वह बढ़ती हुई गतिशील कार्य क्षमता को दर्शाता है कि किस प्रकार भारत एक बढ़ती हुई उच्च अर्थव्यवस्था की ओर अपनी यात्रा कर रहा है। और उससे अधिक डिटेल में समझते हैं, उन्होंने ये जो बात कही क्या कि भारत की आर्थिक वृद्धि में बाधक है क्या? जेनोफोबिया। चीन और जापान की उन्नति में बाधक है जेनोफोबिया। शी जिनपिंग बेवकूफ बना करके चला आया उसको, और वो अभी तक ये समझ नहीं पाया और कह रहा है कि जो है जेनोफोबिया के शिकार। उनको ये नहीं पता कि वर्तमान में इतनी बड़ी आबादी है इन दोनों देशों की, इतनी बड़ी आबादी है इन दोनों देशों की। अगर और भी अन्य लोगों को, भारत खुद स्वयं अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है, और अन्य लोगों को भी अगर यहां पर ला करके अगर बसा दिया जाए तो क्या होगा भारत के लोगों का, ये बात उसको नहीं पता। एक साइंटिफिक फैक्ट जो है वो जो बिडेन नहीं समझ पाए और जो मन में आया बोल गए। अमेरिका की कितनी आबादी है, कितनी आबादी अमेरिका की है, और यूरोपियन देशों को आप देखिए कितनी आबादी है। 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 3 लाख, 5 लाख वाले वहां पे देश हैं। इससे ज्यादा तो हमारे एक एक जिले की आबादी है। इसीलिए कह रहा हूं कि जो बिडेन को एक बार भारत में और विशेष करके यूपी या बिहार के इलेक्शन में खड़ा कर दिया जाए तो जो बिडेन को समझ में आ जाएगा कि भारत को चलाना कितना दुर्लभ है। नहीं समझ में आएगा, उसको भाग जाएगा, संन्यास ले लेगा और राजनीति से, कि राजनीति क्या होती है, भूल जाएगा सारी राजनीति। वो वाशिंगटन तो क्या, वो कहीं नहीं दिखाई देगा। तो उसको ये बात नहीं पता है। और उसके बाद जो अप्रवासन, वो कहता क्या है कि अप्रवासन जो है वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है। अप्रवासन अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है, बात सच है। ये पूरी दुनिया क्यों नहीं कर रही है, एशियाई देश क्यों नहीं कर रहे हैं, वो ये कहना चाहता है। ऐसा वो किस आधार पर कर दे, इसके साइंटिफिक फैक्ट को समझने की जरूरत है। अगर भारत अप्रवासियों को जगह देना शुरू कर दे
और थोक के भाव अप्रवासी भारत में बसना शुरू कर दें तो भारत की जो आबादी जो मौके पर बढ़ रही है उसका क्या होगा? इस साइंटिफिक फैक्ट को जो बिडेन नहीं समझ पाए, उनको नहीं पता कि भारत की इतनी बढ़ती हुई आबादी जिसको भारत स्वयं नियंत्रित करना चाह रहा है सिर्फ इसलिए कि हर व्यक्ति हर घर में रोजगार उत्पन्न हो सके, हर व्यक्ति अपने जीवन को सरलता से यापन कर सके, इस साइंटिफिक रीजन को वो नहीं समझ सकते और समझ भी नहीं पाएगा। क्योंकि भारत का जो परिवेश है, भारत की जो जियोग्राफी है, जो कल्चरल डेवलपमेंट है इंडिया का, वह उन अमेरिकी कल्चरल डेवलपमेंट से कहीं अधिक है और कहीं अलग है। भारत को समझना जो बिडेन के लिए 7 जन्मों का एक खेल है, जो बिडेन कभी भारत को नहीं समझ सकता है आज तक। इस पर एक बात आपको बताता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जब मैकाले भारत आता है, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट भेजती है कि जाओ और जाकर के इस बात पर सर्वे करो, रिसर्च करो। वो एक बहुत बड़ा शिक्षाविद होता है, लॉर्ड में बहुत बड़ा विद था। वह भारत आता है और भारत पे वो इसीलिए आता है कि वो रिसर्च करे कि भारत के लोगों को आखिर गुलाम क्यों नहीं बनाया जा सका है। भारत में कोई लंबे समय तक स्थायी रूप से ठहर क्यों नहीं सका? जो आए वो लूटे और चले गए, लेकिन एक लंबे समय तक वो ठहर नहीं पाए। क्यों? भारत ने भगाया नहीं, वो खुद भाग करके गए, क्योंकि उनकी मानसिकता थी जाओ लूटो और भागो। भारत ने सब कुछ स्वीकार किया है, पूरी दुनिया को भारत ने स्वीकार किया है। और ऐसे ही आज भारत जो है विश्व गुरु नहीं कहा जाता है। विश्व गुरु कहे जाने के पीछे भारत के पास ऐसे बहुत धनी तथ्य हैं, जिन तथ्यों ने इस बात को साबित किया है कि भारत में वो योग्यता है जिस योग्यता के आधार पर भारत को विश्व गुरु कहा जाना चाहिए। इसमें किसी तरीके की कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। तो जब लॉर्ड मैकाले भारत आता है और जो वो रिसर्च करना शुरू करता है, उसने बहुत सारे भारतीय धर्म ग्रंथों का उसने अनुवाद करवाया। भारत के सारे धर्म ग्रंथ संस्कृत में थे। जब उसने अनुवाद करवाया और अनुवाद करवाने के बाद जब वो उसका अध्ययन करता है तो कहता है क्या कि तो दुनिया का सबसे बड़े विज्ञान है, दुनिया के सबसे बड़े विज्ञान है, इसमें तो कहीं धर्म की बात ही नहीं है। और इससे भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह होती है कि जब वह भारत आता है तो उसकी पत्नी उसको एक लेटर लिखती है और कहती है कि जितना जल्दी हो सके आप भारत को छोड़ दीजिए और आप वापस आ जाइए, अन्यथा मैं आपको खो दूंगी। ये सवाल करते हैं ऐसा क्यों? तो उसकी पत्नी कहती है कि जो भारत गया वो भारत का होकर के रह गया, वो कभी वापस नहीं लौटा अपने देश। भारत संस्कृति समृद्ध है, भारत की विधारा इतनी हल चेतना है, भारत के लोगों के जो मनो विकास से वो उच्च स्तर का है। और ये बात कर रहा है अप्रवासी घृणा की। आप यहां से समझ सकते हैं कि शायद क्या ये बिल्कुल कन्फर्म है। ये कन्फर्म है कि जो बिडेन को भारत का इतिहास का एक पन्ना भी नहीं पता है कि भारत का इतिहास कैसे घूमता है। तो ये जवाब लिख करके क्या देता है कि मैं भारत में इसलिए नहीं आया हूं कि भारत के धर्म ग्रंथों को पढ़ने में मेरी रुचि है, बल्कि मैं यह जानने आया हूं कि भारत के लोगों को गुलाम क्यों नहीं बनाया जा सका। भारत के लोग हर तरह के कष्ट सहने को तैयार थे, वो भूखे रहने को तैयार थे, लेकिन उनकी परंपरा, उनकी संस्कृति, उनकी धरोहर, उनके कल्चर पर वार करने वाले को वे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और इसीलिए इस रिसर्च के बाद लॉर्ड मैकाले के भारत में सबसे पहले एंग्लो संस्कृत विद्यालय की स्थापना की गई, और वो भी वाराणसी में, जो कि संस्कृत का सबसे बड़ा सेंटर था उस टाइम। तो अब आप इस बात को समझिए, ये कितनी तथ्यपूर्ण बात है कि जो बिडेन जिस पर टिप्पणी कर रहा है उसको ये नहीं पता कि भारत की संस्कृति जो विशालताओं से भरी हुई है, विभिन्न होते हुए भी वो एक है, पूरी दुनिया को सहेजा समेटा और पोषा है भारत ने, उसके ऊपर ऐसी अभद्र बातें कैसे कही जाए। फिलहाल बोलने वाले का मुंह कोई नहीं रोक सकता है। आगे अब
उनको ये नहीं पता। और दूसरी बात कि जो भारत का जो आर्थिक विकास है, विशेष करके मोदी गवर्नमेंट के समय में, उसका उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया कि किस प्रकार से भारत अपनी प्रगति से समृद्धि की ओर बढ़ा है। उनको ये नहीं पता कि मोदी सरकार के समय में भारत में कितने निवेश किए गए हैं, कितने नवाचार आए हैं, कितने आर्थिक सुधारों पर भारत सरकार ने काम किया है, जो पूर्णतया सफल भी हुआ है। उसके साथ साथ जो भारत का, अभी मैंने आपको बताया, जनसांख्यिकी लाभांश ये क्यों है? क्योंकि भारत में युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है, जो कि गतिशील है, और यह भारत की एक बड़ी विशेषता है जो भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है। और भारत की जीडीपी की तुलना आप करें तो भारत की जीडीपी भी पिछले कुछ वर्षों के तुलनात्मक अध्ययन में आप देखेंगे कि वर्तमान में बेहतर चल रही है। और इसी बदौलत आज अब भारत दुनिया की 5 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में अपना प्रमुख स्थान बना चुका है। और भारत ने एक वैश्विक स्तर पर जो आर्थिक योगदान होना चाहिए वो बहुत ही बड़े पैमाने पर बढ़ चढ़ करके दिया है और लगातार देता आ रहा है। इसके साथ साथ इन अप्रवासियों की जो बात वो कर रहे हैं, इन अप्रवासियों ने भारतीय टेक्नोलॉजी का लाभ उठाया है, भारत की हेल्थ सर्विस का लाभ उठाया है। इसके साथ साथ जो वित्त यानी जो फिनांस है, फिनांस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का भी लाभ उठाया है। और इसके साथ साथ अंतरराष्ट्रीय आर्थिक जगत में भारत ने एक बहुत बड़ी साझेदारी की है, बहुत बड़ा रोल निभाया है, जिसको जो बिडेन नहीं समझते हैं, उनको पता नहीं है। क्योंकि बोलना है, बोलना आसान है, मुंह से कुछ भी बोला जा सकता है, अच्छी चीजें भी और बुरी चीजें भी। निर्भर आप पर करता है आप बोलना क्या चाहते हैं, क्योंकि बोलने वाले को नहीं रोका जा सकता है, बोलने वाला कुछ भी बोल सकता है। तो जो बिडेन के मुंह पर ये तमाशा है, उनको समझना चाहिए कि भारत क्या है। भारत सिर्फ 3 अक्षर और 3.5 अक्षर का देश नहीं, भारत 125 करोड़ की आबादी वाला, दुनिया की विविध और सबसे समृद्ध संस्कृति और सभ्यताओं वाला देश है। वसुधैव कुटुंबकम भारत का जो सूक्त वाक्य है वह ऐसे नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक सच है, जिसको समझना चाहिए जो बिडेन को। और दोबारा ऐसे शब्द का प्रयोग करने से पहले उनको इस पर विचार करना चाहिए, और संभव हो उनको जो अभद्र टिप्पणी उन्होंने की है विशेष करके भारत के संदर्भ में, उनको उसे वापस लेना चाहिए। फिलहाल आप कितना मेरी बातों में समर्थन करते हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? ये जितने भी तथ्य हैं ये आपके सामने हैं, सारे तथ्यों को आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आपको खुद फैसला करना चाहिए कि जो बिडेन ने जो अभद्र टिप्पणी भारत के संदर्भ में की है वह कितना तथ्यात्मक है, और उनको अपने शब्द वापस लेना चाहिए या नहीं। आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं। फिलहाल आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, और आज के इस सेशन पर विचार जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के जय हिंद दोस्तों।